नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अनियंत्रित अवलोकन की बात की थी। अनियंत्रित अवलोकन में सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, क्या गुण हैं और क्या सीमाएं हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था। आज हम बात करेंगे नियंत्रित अवलोकन के बारे में। नियंत्रित अवलोकन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवलोकन का वो प्रकार जिसमें किसी चीज़ को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए, समाज विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी निरंतर परिवर्तन आया है। कई बार अनियंत्रित अवलोकन की जो पद्धतियां हैं, उनमें कुछ दोष पाए गए। कई बार ये महसूस किया गया कि इन तरीकों से हम एक वैश्विक या तटस्थ रूप से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि अध्ययनकर्ता स्वयं को या घटना को किसी योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करे और उसके आधार पर वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच में एक कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाए और सही ढंग से एक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो नियंत्रित अवलोकन जो है, उसमें तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। यानी एक अवलोकनकर्ता उससे पहले एक प्लानिंग करता है और उसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप अवलोकन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को पहले स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया जाता है। अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय और स्थान का निर्धारण किया जाता है। सूचियों को भी लेखाबद्ध किया जाता है, यानी आपको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त करनी है, उस अनुसार सूचियां बनाकर उन्हें प्रॉपर उनमें रिटर्न वर्क किया जाता है। अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले जो भी यंत्र हैं, यंत्र इन द सेंस कि फोटोग्राफ हैं, कुछ नक्शे हैं, अनुसूचियां बनाई गई है, टेप रिकॉर्डर या वीडियो कैमरा का प्रयोग किया गया है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। चूँकि इस विधि में समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है, बहुत विस्तृत नहीं करते, हम केंद्रीकृत हो जाते हैं, थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करके बिल्कुल फोकस्ड तरीके से ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया जाता है, तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता भी रहती है, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है। यही कारण है कि विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों में आजकल नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग बढ़ गया है। अब नियंत्रित अवलोकन किया किस प्रकार जाता है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए या अवलोकनकर्ता स्वयं अपने आप पर नियंत्रण करे। घटनाओं पर नियंत्रण हम प्राकृतिक विज्ञान में जब देखते हैं तो वो लोग भौतिक विश्व की परिस्थितियों को अध्ययन करते हैं और कई बार प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। कई बार सामान्यतः प्रयोगशालाओं में ही इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, परंतु उसमें वो क्योंकि निर्जीव वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं तो उनके लिए घटनाओं पर या परिस्थितियों पर या वस्तुओं पर नियंत्रण करना आसान होता है। परंतु समाज वैज्ञानिक जो है, जो कि सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक परिस्थितियों का, समाज के सदस्यों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कई बार उन चीज़ों पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता। परंतु फिर भी धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रयोग किए जाने लगे हैं जिन्हें हम सामाजिक प्रयोग कह सकते हैं, जिसमें क्योंकि हम ये मान के चलते हैं पूरा समाज एक प्रयोगशाला है और उसमें हम सामाजिक घटनाओं या परिस्थितियों को कुछ विशेष पर्सपेक्टिव में कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो जो नियंत्रण किया जाएगा वो अमानवीय नहीं होना चाहिए। यानी आप जानबूझकर किसी को कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में नहीं रख सकते, परंतु कुछ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जब हम कुछ लोगों को एक प्रकार से और कुछ दूसरे लोगों को दूसरे प्रकार से अगर हम कंपेयर करें अलग अलग परिस्थितियों में रखकर, तो इस प्रकार से घटनाओं पर नियंत्रण करके भी अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की उत्पादकता को अगर आपको जांचना हो, श्रमिकों के व्यवहार को आपको जांचना हो कि श्रमिकों को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाए तो वो कितनी प्रोडक्टिविटी प्रस्तुत करेंगे और अगर दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाए तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। हम स्टूडेंट्स के व्यवहार पर अगर अध्ययन करें तो स्टूडेंट्स को अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा।
दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो इस प्रकार से हम घटनाओं पर नियंत्रण करके नियंत्रित अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। कई बार ऐसा होता है कि अवलोकनकर्ता जो है वो वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता, वो जो अपने आसपास की परिस्थितियां हैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, कई बार इमोशनली अटैच हो जाता है कि जिसके कारण उसका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक नहीं रह पाता, उस पर उसकी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि ये होती है कि जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करे। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर नियंत्रण लागू करता है ताकि वो पक्षपात से और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सके। इसके लिए हम कुछ यंत्र इस्तेमाल करते हैं। आप एक अनुसूची बना के रख सकते हैं, आप समय समय पर फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, नक्शों, रीजनल लेवल पर कुछ नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, वीडियो कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप टाइम टू टाइम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करें ताकि जब हम उसका विश्लेषण करने बैठें तो हम कोई भी चीज़ मिस ना करें, प्लस हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि जो हम किसी चीज़ के बारे में विचार बना रहे हैं क्या वाकई में वीडियो में देखने पर भी वही विचार बनता है, यानी अवलोकनकर्ता की भावनाओं का उस पर प्रभाव ना पड़े। तो ये नियंत्रित अवलोकन के दो प्रकार हैं, घटनाओं पर नियंत्रण एवं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अब हम बात करेंगे अवलोकन के तीसरे प्रकार की, सामूहिक अवलोकन की। सामूहिक अवलोकन, मास ऑब्जर्वेशन इसे कहा जाता है। इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता बल्कि एक पूरी टीम होती है विभिन्न अध्ययनकर्ताओं की जो कि मिलकर अवलोकन करती है। सामूहिक अवलोकन यानी एक समूह जब किसी वस्तु विशेष का या किसी परिस्थिति विशेष का अवलोकन करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत बड़े ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अगर एक या दो ही व्यक्ति हों तो वो हर डिटेल को माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाई जाए जो कि तथ्यों का अवलोकन करे, उनका आलेखन करे और फिर सूचनाओं का संकलन करने के लिए एक केंद्रीय व्यक्ति निर्धारित किया जाता है। यानी एक केंद्रीय अधिकारी होता है जो कि सारे अवलोकनकर्ताओं ने जो में काम बांटता है और उनके कार्यों का समन्वय करता है। तो अब बहुत बड़े स्तर पर अगर अवलोकन किया जाता है, किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों में कोई अध्ययन किया जा रहा है, उनके आधार पर कोई जानकारी प्राप्त की जाने जा रही है, तो वहाँ पर इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में कार्य का बंटवारा होने तथा घटना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य पक्षों का साथ साथ अध्ययन होने के कारण विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये विधि बहुत खर्चीली भी है, परंतु ये विधि अगर बहुत बड़े लेवल पर अध्ययन किया जा रहा है तो उसके लिए समुचित होती है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन दोनों के गुण होते हैं। तो ये अवलोकन के तीनों प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अब हम बात करेंगे अवलोकन को किस प्रकार से विश्वसनीय बनाया जा सकता है, यानी ओवरऑल किसी भी प्रकार का अवलोकन हो वो किस प्रकार से विश्वसनीय हो सकता है या उससे जानकारी हमने प्राप्त की है वो कैसे हम वैज्ञानिक सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला इसमें है कि विस्तृत अवलोकन योजना हमें बनानी चाहिए। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए जो कि कार्य शुरू होने से पहले ही बना ली जाए, ताकि उसमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन से तथ्यों का संकलन करना है, किस प्रकार से करना है, प्रत्येक घटनाओं के छोटे छोटे पहलू को कैसे विभाजित करना है, कौन सी विधियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दूसरा है अनुसूची का प्रयोग। अनुसूची एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की जिसका वहाँ पर वो प्रयोग कर सकता है, यानी अवलोकनकर्ता पहले से ही निर्धारित कर ले कि ये मेरे पॉइंट्स हैं और मुझे इनके आधार पर ये जानकारी चाहिए। आप किसी समूह का अध्ययन कर रहे हैं तो उस समूह के राजनीतिक स्वरूप कैसा है, उस समूह में अनौपचारिक जो संगठन है वो किस प्रकार सा है, उस समूह में विवाह किस प्रकार से होते हैं, परिवार की संरचना किस प्रकार की है। तो एक अनुसूची अगर हम बना के रखेंगे तो उसके आधार पर हम घटनाओं को निरीक्षण कर सकते हैं
और अनुसूची में जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्राकल्पना का या उपकल्पना का निर्माण भी कर लिया जाना चाहिए। विधिवत अवलोकन अगर हमें करना है तो उपकल्पना का निर्माण भी एक केंद्रीय चरण है। हालांकि अवलोकन स्वयं भी बहुत सारी उपकल्पनाओं को जन्म देता है, परंतु अवलोकन करने के लिए भी कई बार हमें एक उपकल्पना बना लेने से एक विशिष्टता और स्पष्टता आ जाती है। हमें ये पता होता है कि कौन से तथ्यों का संकलन करना है और ताकि हम निरर्थक तथ्यों से बच सकें। वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग हमने अभी नियंत्रित अवलोकन में भी बात की कि फ़ोटो, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, डायरी, इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि अध्ययन में पक्षपात की संभावना खत्म हो जाए और हमारा अवलोकन विश्वसनीय हो। समाजमिति पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमिति सोशोमेट्रिक कहलाता है। सोशोमेट्रिक स्केल्स होती हैं। गुणात्मक तथ्यों की जब हम का अध्ययन करते हैं, यानी हम किसी ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, उसके लिए हम समाजमिति पैमाने का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि कोई कितना खुश है, तो अब खुशी को आप 2%, 4% या 100% पे नहीं नाप सकते। उसका अलग अलग पैमाना हो सकता है। तो उसको नापने के लिए कुछ सोशोमेट्रिक ऐसी स्केल्स बनाई जाती है जिसके आधार पर हम उनका गणितीय माप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सोशोमेट्रिक स्केल्स अगर हम अवलोकन में शुरू में बना लें तो उसके कारण हमारा अवलोकन जो है वो विश्वसनीय हो सकता है। अवलोकन विधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो अवलोकन विधि जैसा हमें पता है कि बहुत उपयोगी है। क्या क्या इसके उपयोग हैं? पहला है सरल एवं प्राथमिक विधि है। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन जो है सबसे सरल है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है। एक अवलोकनकर्ता फील्ड में जाता है, कोई बहुत ज़्यादा उसे विशिष्ट प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, उसे सिंपली लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है और उन्हें नोट डाउन करना है। यथार्थ एवं विश्वसनीय विधि होती है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, स्वयं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, स्वयं देख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सच्चाई को देख रहा है और उसका जो अध्ययन है वो विश्वसनीय भी है। प्राकल्पना के निर्माण में भी सहायक होता है अवलोकन, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक अंतर्दृष्टि व्यक्ति की विकसित होती है, जिसके फलस्वरूप वो नई उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि है, जैसा कि अवलोकन के बारे में हमने बात जब शुरू की थी तभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन अवलोकन से प्रारंभ होता है और अपने अंतिम निष्कर्ष के लिए वो अवलोकन का ही प्रयोग करता है। तो एक सर्वाधिक प्रचलित विधि, हम नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर अपनी मान्यताएं विकसित करते हैं। सत्यापन की सुविधा होती है, क्योंकि हम स्वयं तथ्यों की सत्यता देख रहे हैं, उनको परख रहे हैं। आप स्वयं फील्ड में जाके वही घटना घटित होते हुए देख रहे हैं, तो उसका सत्यापन करना यानी उसकी सत्यता को सिद्ध करना आसान होता है। परंतु जैसा कि कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी सभी पद्धतियों में हैं। हमें अपने अध्ययन के विषय के आधार पर निर्धारित करना होता है कि हमारे लिए कौन सी विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अवलोकन जो पद्धति है उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहली बात कि ज्ञानेंद्रियों की अपनी कुछ सीमाएं होती है। ज्ञानेंद्रियां यानी आपके आँख, नाक, कान, त्वचा, इन सब की अपनी सीमाएं हैं। आप नेत्रों द्वारा कुछ देख रहे हैं, परंतु अगर आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो आप देख तो पाते हैं, सुन नहीं पाते। किसी कॉन्टेक्स्ट में आप नेत्र और कान दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसके पास्ट की जो घटनाएं हैं वो अगर नहीं पता तो आप एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो ज्ञानेंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। जो कुछ सामने घटित हो रहा है उसे तो वो देख सकती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है या जो आगे होगा उसके बारे में निष्कर्ष निकालना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता। व्यवहार में बनावट आ जाना, नेचुरल नहीं रहना, स्वाभाविक नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम और आप भी अगर कहीं जाते हैं, अगर हमें लगे कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारे व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। यही चीज़ फील्ड में जब लोग जाके अवलोकन करते हैं उनके साथ भी होती है कि जब वो किसी को गौर से देख रहे हैं, कुछ चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर लोगों को ये हल्का सा भी आभास हो जाता है कि कोई हमें देख रहा है, तो
तो उनके व्यवहार में वो स्वाभाविकता नहीं रहती, वो ओवर एक्टिंग भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल बिहेवियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। पक्षपात की संभावना, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सहभागी अवलोकन में ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु ओवरऑल अवलोकन में एक संभावना रहती है कि जो व्यक्ति किसी समूह का अध्ययन कर रहा है, उसमें निरंतर रूप से इन्वॉल्व हो रहा है, कई बार वो उसके विचारों से, मूल्यों से, उसकी संस्कृति से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो सही और गलत को नहीं समझ पाता और जो समूह का जो रुख है उसी तरफ, उसी दिशा में वो चल पड़ता है। तो यहाँ पर अध्ययन जो है वो दोषपूर्ण हो जाता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो सीमा है अवलोकन की, कि कुछ अध्ययनों में ये अनुपयुक्त है। कई घटनाएं ऐसी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अपराध है, किसी के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास है, यानी जो ऑलरेडी घटित हो चुका है उसको आप अध्ययन नहीं कर सकते। अपराध में आप भागीदार नहीं बन सकते, अपराध को आप अवलोकन नहीं कर सकते। कोई आत्महत्या अगर करने वाला है, क्यों कर रहा है, उसके बाद के चीज़ों को हम समझ सकते हैं, लेकिन उस वक्त उसकी क्या मनोस्थिति है वो अवलोकन योग्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई मौजूद ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, कुछ पर्सनल रिलेशंस होते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन विधि द्वारा संभव नहीं है। तो ये अवलोकन की कुछ महत्वपूर्ण सीमा है। परंतु ओवरऑल सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि हम समाज के सदस्यों का अध्ययन करते हैं। उनसे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि हमें सही जवाब मिले। मनुष्य, आप भी एक मनुष्य हैं और जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं वो भी एक मनुष्य है। तो वो अगर आपको सही जवाब दे या ना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अवलोकन के माध्यम से हम उसके आसपास की परिस्थितियों को भी समझते हैं, उसके हाव भाव, उसकी किसी भी प्रश्न को सुनकर उसकी जो रिएक्शंस होते हैं, उस सब को भी हम अवलोकन के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि अवश्य है।